Sadia Barira. I belong to Bijnor, UP. I have completed my masters from Jamia Millia Islamia, New Delhi. I have experience of nearly 2 years as a tutor. I have also worked as PGT chemistry teacher in a CBSE school for a few months as a guest teacher, and currently I am working as a part-time SME for JEE and NEET at Infinity Learn by Sri Chaitanya. So that's all about me. Now discuss about today's topic, that is substitution reaction. So now let's talk about what is substitution reaction. Definition से सिंपल क्लियर होता है कि डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम या एटम्स का डिस्प्लेसमेंट हो जाना सब्सटीट्यूशन कहलाता है. फॉर एन एग्जाम्पल, एक मीथेन मॉलिक्यूल है, कार्बन 4 हाइड्रोजन उसके मीथेन मॉलिक्यूल है. उसमें क्या हुआ, एक हाइड्रोजन हटा, किसी भी वजह से हटा, फिलहाल बात करते हैं हाइड्रोजन हटा, और वहां पर क्या लग गया, क्लोरीन लग गया, क्लोरीन. तो ये क्या बन गया, CH3Cl. H हटा, Cl लग गया. क्या हुआ है, सब्सटीट्यूशन हुआ है, रिमूवल ऑफ वन एटम और उसकी जगह दूसरे एटम का आकर लग जाना. ये ऐसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट हुआ है, H हटा और Cl लग गया. दिस रिएक्शन सिंपली नोन एज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. एक का हटना दूसरे का लगना. फॉर एन एग्जाम्पल बात करते हैं, हमने RX के टर्म्स में बात करते हैं. RX एक कंपाउंड था जिसमें R एक एटम है, X एक एटम है. Z ने उस पर अटैक किया और RZ बना और X बाहर, X यहां से निकल के गया. हुआ क्या इसके अंदर, सिंपल सब्सटीट्यूशन हुआ है X का, और Z एक अटैकिंग स्पीशीज की तरह काम कर रहा है. नाउ डिपेंडिंग ऑन दिस अटैकिंग स्पीशीज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है. 3 टाइप्स की हो सकती है बेसिकली. अगर Z न्यूक्लियोफाइल है तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. अगर Z इलेक्ट्रोफाइल है तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. और अगर Z फ्री रेडिकल है देन इट इज नोन एज फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. आई होप इतना तो समझ आया होगा. आगे बात करते हैं व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल. सबसे पहले हमें न्यूक्लियोफाइल पता हो तभी तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे. व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, ये भी आई थिंक वर्ड से बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है. न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस एंड फाइल मतलब लविंग, यानी एक ऐसी स्पीशीज जिसको कौन पसंद है, न्यूक्लियोफाइल, यानी पॉजिटिव चार्ज पसंद है. और अगर उसको पॉजिटिव चार्ज पसंद है तो उसका खुद का चार्ज क्या होगा, नेगेटिव. ये सिंपल सी बात है कि अगर उसको पसंद पॉजिटिव है तो उसका खुद का चार्ज नेगेटिव होगा. न्यूक्लियस लविंग, दैट मीन्स इट विल बी नेगेटिव. फॉर एन एग्जाम्पल, OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, Cl माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है. तो अगर OH माइनस का अटैक होता है रिएक्शन में, Cl माइनस का अटैक हो रहा है, तो वो रिएक्शन NSR की कैटेगरी में है. दूसरी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. यहाँ क्या हो रहा है, सेम वही पैटर्न, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन यानी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा होगा. अब इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल सिंपल वही जैसे न्यूक्लियोफाइल के लिए पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन लविंग. अब इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होने वाला है, जिसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज. राइट बच्चों, इतनी बात तो क्लियर होती है कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको पॉजिटिव पसंद होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो उसको नेगेटिव पसंद होगा. तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग. यानी एग्जाम्पल के तौर पर इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल H+ हो सकता है. उसको इलेक्ट्रॉन पसंद होते हैं, जब भी तो H++ चार्ज है उसके ऊपर तो उसको इलेक्ट्रॉन पसंद होंगे. थर्ड वन इज फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल, जो होमोलिटिक फिजन में बनते हैं उन फ्री रेडिकल्स की बात कर रहे हैं. अब ना एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं. नाउ सबसे पहले डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन जहां जो सब्सटीट्यूशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, अटैकिंग रिएजेंट वहां पर कौन है, न्यूक्लियोफाइल. अभी फर्दर 2 टाइप की होती है, SN1 एंड SN2. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे SN1. SN1 की बात करते हैं. तो SN1 में क्या होता है, मैं एक रिएक्शन के थ्रू इसकी मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करती हूँ. एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, मैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं हम लोग. 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये हमको पता होना चाहिए. न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड की. ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन किसकी है, एल्काइल हैलाइड की. तो मैंने सबसे पहले लिया है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड. साथ में उसमें क्या डाला हमने, सपोज एक्वस KOH डाल दिया. एक्वस वर्ड में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हम SN1 का जो मीडियम लेते हैं वो प्रोटिक मीडियम लेते हैं. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद होना चाहिए बच्चों कि हम मीडियम जो होता है हमारा प्रोटिक मीडियम होता है, प्रोटिक. ओके, और यहाँ क्या बना, Cl हट गया होगा और यहाँ पर
OH आ गया होगा। बिल्कुल ऐसा है कि जैसे मैंने अभी लिया था थोड़ी देर पहले, ये इनको अगर आप CH3 कंसीडर करें, वहाँ से Cl हटा और उसकी जगह अभी OH ने ले ली, कुछ ऐसा सा होगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं इसकी। मैकेनिज्म के बेसिकली 2 स्टेप है, देयर आर 2 स्टेप्स। पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे पहले जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कैसे बनता है कार्बोकेटाइन? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया आपने, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और उसके ऊपर क्या हुआ, क्योंकि मीडियम अभी कैसा था, अभी लिखा हमने प्रोटिक मीडियम था, दैट मीन्स प्रोटॉन्स थे वहां पे, तो प्रोटॉन क्या हुआ, Cl को लेके चला गया और यहाँ बन गया CH3 और ये आ गया उसका पॉजिटिव चार्ज। यहाँ हो गई कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? टर्शियरी कार्बोकेटाइन, और ये कार्बोकेटाइन काफी स्टेबल होता है, अभी बात करेंगे इसके बारे में। उसके बाद सेकेंड स्टेप है जनरेशन के बाद अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल का अटैक। अभी कार्बोकेटाइन जो बना है इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? हमारा न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जाम्पल OH माइनस लिया है हमने, या OH माइनस ने इसके ऊपर अटैक कर दिया और ये क्या बन गया? CH3 OH। सिंपल हमारा 3 डिग्री अल्कोहल यानी टर्शियरी अल्कोहल बन गई। अभी इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, फॉर्मेशन हुआ है किसका? कार्बोकेटाइन का। और कार्बोकेटाइन का हम स्टेबिलिटी ऑर्डर बहुत अच्छे से जानते हैं कि कार्बोकेटाइन जो होते हैं टर्शियरी सबसे स्टेबल, सेकेंडरी एंड फिर प्राइमरी। अगर मैं एरोमेटिक में ना बात करूं, फिलहाल हम सिंपली बात कर रहे हैं, तो टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। टर्शियरी को 3 डिग्री लिखते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री और प्राइमरी को 1 डिग्री। तो ये ऑर्डर होता है कार्बोकेटाइन का। क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है, तो बेसिकली जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतनी अच्छी सी रिएक्शन प्रोसीड कर रही होगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN1 भी सेम इसी ऑर्डर को फॉलो करता है। 3 डिग्री सबसे जल्दी देते हैं और 1 डिग्री सबसे लेट देते हैं। 3 डिग्री बहुत आसानी से दे देते हैं। तो इस चीज़ को याद रखते हुए आप इसको एक ट्रिक के फॉर्म में यूज कर सकते हैं कि जब आप SN1 की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? ऑर्डर है 3 to 1, टर्शियरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। अभी बात करते हैं हम किसके बारे में? SN2 के बारे में। सो नाउ स्टार्ट विद SN2। नाउ डिस्कस SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली क्या है SN2 रिएक्शन? हमने क्या लिया है? CH3Cl लिया, OH का अटैक हुआ और उस OH ने अटैक किया और फाइनली हमको CH3OH देखने को मिला। कैसे? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, ये H हटाते हैं, यहाँ पर CH3Cl लगा हुआ है, CH3Cl है ना, Cl। अभी हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, CH3Cl, OH, Cl हटाया मैंने, OH लगाया था पहले इसी पोजीशन पे, बट अभी इस बार क्या हो रहा है, जो कार्बन है वो इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, उसके इधर भी, तो इधर भी तो इतनी सारी स्पेस खाली है, तो अटैक पीछे से भी पॉसिबल है, इधर से भी अटैक हो सकता है कंपाउंड का। तो बेसिकली इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन आता है। कैसे? इस OH ने बैकवर्ड अटैक किया, पीछे अटैक किया, Cl निकला नहीं था कंपाउंड में से, बट OH आके ऐड हो गया। इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। कार्बन की 5 स्टेट दिख रही, 5 बॉन्ड दिख रहे होंगे कार्बन के, इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट के बाद Cl रिमूव हो जाता है और फाइनली OH लगता है, बट यहाँ Cl इधर था एंड OH दूसरी साइड, ऑपोजिट साइड लगा है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब खुद सोचो कि क्या हुआ होगा, ये सिचुएशन कैसे पॉसिबल होगी जब ये CH3 ये मतलब H जो है बेसिकली छोटे छोटे ग्रुप थे। अगर मैं यहाँ बड़ा सा एक CH3, एक बड़ा सा CH3, एक बड़ा सा CH3 लगा दूं, तो पॉसिबल है कि इधर से किसी का अटैक करना? इम्पॉसिबल सी बात है, और है भी तो बहुत नलिफाइड, बहुत नेग्लिजिबल चांसेस हैं ऐसा होने के। तो ये सिचुएशन पॉसिबल कब है? जब ये H यानी छोटे ग्रुप लगे हुए हैं। यानी ये सिचुएशन SN2 वाली 1 डिग्री यानी प्राइमरी में बहुत अच्छे से हो सकती है, 2 डिग्री में उसके बाद, और 3 डिग्री में चांसेस बहुत नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो बेसिकली SN2 का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, वो क्या है? सबसे पहले 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री उसके जस्ट बाद में या सबसे बाद में। और हमने SN1 का जो पढ़ा था वो जस्ट ऑपोजिट था, सबसे पहले 3 डिग्री था, फिर 2 डिग्री था, फिर 1 डिग्री था। तो इसको याद करने का तरीका सिंपल, SN2 के लिए याद रख लो हमारा 1 2 3, और SN2 के लिए SN1 के लिए याद रखते हैं हम 3 2 1। सिंपल इतना याद रखो, टर्शियरी प्राइमरी किसी भी चक्कर में ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं पड़ती, एग्जाम्पल बहुत आराम से हो जाते हैं। सो नाउ डिस्कस ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेम जो न्यूक्लियोफिलिक में था
वही यहाँ पर भी है। इलेक्ट्रोफाइल एक अटैकिंग रिएजेंट की तरह यहाँ काम करेगा। ये रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलता है, मोस्टली मिलता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होते ही होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने बेंजीन लिया, क्लोरीन ऐड किया, साथ में AlCl3 डाला गया है और क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। ये सिंपल एक ESR का एग्जांपल है। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की अगर बात करें तो देयर आर 3 स्टेप्स फॉर द मैकेनिज्म। देयर आर 3 स्टेप्स। फर्स्ट है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप है हमारा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। और थर्ड स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन का एक्सट्रैक्शन यानी रिमूवल होना। तो पहले स्टेप से बात करते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल से। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ? ये जो Cl2 आपने लिया था, साथ में उसके क्या लिया था? AlCl3। AlCl3 यहाँ पर एक्ट कर रहा है एज अ लुईस एसिड, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो क्या होगा, ये Cl2 का एक Cl ले लेगा, AlCl4 माइनस बन जाएगा क्योंकि उसने लिया इलेक्ट्रॉन। दूसरा वाला क्या बन जाएगा? Cl+। Cl+ को हम बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। क्लोरोनियम आयन की जो फॉर्मेशन हुई है वो है हमारा जनरेशन किसका? इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब जब इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो वो अटैक करेगा, किस पर अटैक करेगा? बेंजीन पर। कैसे अटैक करेगा? बेंजीन में जो डबल बॉन्ड है, ये वाला कोई सा भी ले सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों एक जैसे ही हैं। तो आपने कोई भी एक बॉन्ड लिया और वो शिफ्ट हो गया इधर। जब इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो बेसिकली यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। जब यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसके ऊपर Cl जो प्लस चार्ज लेके बैठा है ऑलरेडी, वो आके चिपक जाएगा। अब जब यहाँ चिपका, यहाँ Cl आके लग गया तो ये वाली पोजीशन जो है, ये वाली पोजीशन वहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज को फुलफिल करने के लिए कहो या रेजोनेंस बोलते हैं हम इस चीज को, रेजोनेंस या डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि जो हमारा पाई बॉन्ड है, ये बेसिकली डबल बॉन्ड, उसका इलेक्ट्रॉन के इधर एक बार डबल बॉन्ड इधर लगा और पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया क्योंकि बॉन्ड यहाँ से चले गए हैं तो यहाँ पर खाली हो गया। और तीसरी बार में क्या हुआ कि यहाँ से बॉन्ड इधर आए और पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। इन तीनों के लिए हम एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि क्लोरीन का तो जो एटम है ऊपर लगा है और पूरी रिंग में ये जो रेजोनेंस है या डिलोकलाइजेशन है वो हो रहा है। इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं अल्फा कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद क्या होता है, जब ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल का अटैक तो Cl तो लग गया। थर्ड स्टेप क्या हुआ हमारा? रिमूवल या एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन। अब वो कैसे हो रहा है? ये कंपाउंड जो बना है, ये कंपाउंड नहीं होना चाहिए, इंटरमीडिएट बोलेंगे इसको। ये इंटरमीडिएट जो बना है कुछ ऐसा सा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा है, इनमें से तीनों में से आप कोई सा भी उठा ले, मैंने ये ले लिया, ये बना है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है। इस हाइड्रोजन को निकलना पड़ेगा क्योंकि ये हो क्यों रहा है स्टेप? एरोमेटिसिटी वापस लाने के लिए। जो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हुई है ना एरोमेटिक कंपाउंड की, उसको वापस तो लाना पड़ेगा क्योंकि एक एरोमेटिक कंपाउंड की एरोमेटिसिटी ही उसको स्टेबल बनाती है, उसको लाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होगा? हाइड्रोजन रिमूव होगा। हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन उठ के इधर, जैसे ही इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आए यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और हाइड्रोजन बाहर अपना किसके साथ? पॉजिटिव चार्ज लेके बाहर हो गया। तो क्या हुआ? एक्सट्रैक्शन हो गया किसका? प्रोटोन का। तो फाइनली हमको क्या मिला एज अ प्रोडक्ट? क्लोरोबेंजीन देखने को मिल गई। स्टार्टिंग में हमने क्या लिया, सब नाम से क्लियर तो हो रहा होगा बच्चों की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, लेकिन इस बार अटैकिंग स्पीशीज कौन है? फ्री रेडिकल। तो फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, CH4, ये रहा हमारा CH4। अभी क्या हो रहा है? CH4 है और परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकती है, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकती है, HNu हम जिसको लिखते हैं, किसी की प्रेजेंस में हो रही है। बेसिकली ये सब रिएजेंट जो हमने लिखे हैं ये इसलिए लिखे हैं ताकि ये होमोलिटिक फिजन बता रहे हैं। बेसिकली होमोलिटिक फिजन हो रहा है और क्या हुआ, ये हाइड्रोजन यहाँ से हटा और यहाँ पर कौन लग गया आकर? Cl। और अगर मैं एक्सेस में डाल दूं, Cl बहुत सारा डाल दूं तो सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे और एक टाइम पे क्या होगा, ये कार्बन जो है उसके चारों तरफ इधर भी Cl, इधर भी Cl, इधर भी Cl एंड यहाँ फोर्थ वन विल बी ऑल्सो Cl, राइट। तो बात करते हैं इसकी रिएक्शन की फॉर्म में। CH4 जो मैंने अभी दिखाया आपको, Cl2 की रिएक्शन, HNu या फिर परऑक्साइड या सनलाइट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये सारे रिएजेंट इसलिए लिखे जा रहे हैं क्योंकि रिएक्शन ये सब के सब क्या करते हैं? फ्री रेडिकल बनाने में हेल्प करते हैं, इनिशिएट करते हैं फ्री रेडिकल का बनना। क्या हुआ होगा? CH3Cl बन गया होगा, लेकिन मैं बार बोला मैंने बार बार हम अगर Cl2 यूज करेंगे एक्सिस में तो फाइनली सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे और CH4 का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहला स्टार्ट मैकेनिज्म है हमारा चेन इनिशिएशन। कैसे हो चेन इनिशिएट कैसे होगी? ये Cl2 जो है उसके बीच का बॉन्ड टूटा। कैसे टूटा? अभी बताया था मैंने, होमोलिटिक फिजन के थ्रू। कैसे?
ये बॉन्ड, बीच में से एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये बन गया हमारा Cl फ्री रेडिकल। होमोलिटिक फ्यूजन ऑलरेडी आई थिंक पता होना चाहिए। होमोलिटिक फ्यूजन सनलाइट के प्रेजेंस में हो सकता है, होता है, पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में भी होता है। क्या होता है कि जो बॉन्ड है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो होमो का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो हमारा क्या बन गया, Cl फ्री रेडिकल बन गया। तो चेन इनिशिएशन में क्या बना, चेन इनिशिएशन में सिंपल क्या बना है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया है। अभी फ्री रेडिकल जो है बेचैन हो चुका है, क्या करेगा, चेन प्रोपोगेशन होगी, क्या करेगा, ये CH4 का जो मैंने अभी मॉलिक्यूल दिखाया था आपको, ये जो CH4 आपको दिखाई गई थी, क्या करेगा, इसको जाके डिस्टर्ब करना शुरू करेगा। कैसे डिस्टर्ब करेगा, क्या करेगा कि CH4 से कहेगा कि अपने जो हाइड्रोजन में जो हटा रही हूँ इतनी आसानी से, ऐसे नहीं हटता, हाइड्रोजन और यहाँ जो कार्बन के बीच बॉन्ड है उसमें होमोलिटिक फ्यूजन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेकर चला गया और एक इसके ऊपर रह गया, यानी फ्री रेडिकल जैसे ये टेप लगा रह रहा है ना, तो ऐसे ही सेम एक इलेक्ट्रॉन इधर रह गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर रह गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल बन गया CH3 का फ्री रेडिकल बन गया, और साथ में हमारे H जो है वो किसके साथ चला गया, हमारा Cl के साथ बहुत आसानी से चला गया, HCl चले गए और बच गया क्या, ये हमारा CH3 बच गया, CH3 फ्री रेडिकल बचा, CH3 फ्री रेडिकल। अब क्या हुआ, इस Cl फ्री रेडिकल ने CH3 को डिस्टर्ब किया था, उसको बेचारे को छोड़ दिया अकेला, CH3 फ्री रेडिकल रह गया अकेला। अब ये क्या करेगा, ये Cl2 को ऐसे थोड़ी जाने देगा, अब ये क्या करेगा, Cl2 के पास जाएगा और वहां पर जाकर उसको फर्दर रिएक्शन करता रहेगा, और फिर दोबारा से क्या होगा, दोबारा से ये रिएक्शन इनिशिएशन और ये हो सकता है। तो बहरहाल यहाँ क्या हो रहा है कि मैं ये वाला स्टेप लिख देती हूँ कि CH फ्री रेडिकल क्या करेगा, Cl2 के पास वापस जाएगा और इसको फिर दोबारा से डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, या CH3Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ में Cl फ्री रेडिकल बन जाएगा, CH3Cl बन गया और साथ में Cl फ्री रेडिकल। अभी Cl फ्री रेडिकल क्योंकि बन चुका है दोबारा से, तो रिएक्शन चलती रहेगी अनटिल अनलेस, कब तक चलने वाली है, जब तक या तो CH3 ना खत्म हो जाए या Cl ना, मतलब CH3 में से सारे हाइड्रोजन ना निकल जाए या Cl ही खत्म ना हो जाए। तो जब इनमें से कोई भी एक चीज खत्म होने लगेगी तो रिएक्शन टर्मिनेशन की तरफ आएगी। अब जब रिएक्शन टर्मिनेट हो रही होगी तो सारी चीजें जितने भी फ्री रेडिकल है वो क्या चाहेंगे, आपस में मिलने लगे। आपस में कैसे मिलेंगे, Cl फ्री रेडिकल एक बार Cl फ्री रेडिकल के साथ मिल सकता है, Cl2 बनाएगा जो साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में दिख सकती है हमारी FrSr में। उसके अलावा CH3 के साथ भी मिल सकता है, तो CH3 यानी एक इथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। और फिर तीसरा जो मेन प्रोडक्ट हमारा है CH3Cl के साथ जुड़ के CH3Cl बना रहा होगा, जो हमारा थर्ड प्रोडक्ट है। तो इस रिएक्शन में आपको CH3Cl के साथ साथ Cl2 CH3 यानी इथेन भी देखने को मिल सकती है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी बच्चों। तो ये सारा हमने क्या कवर कर लिया, सारी की सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कवर कर ली, जो हमने बोला था आज कि हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। आई थिंक ऐसे वो हो गया है, रब हो चुका है यहाँ से कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना था हमको, हम पढ़ चुके। टाइप्स पढ़ने थे, आई थिंक तीनों क्लियर हो गए हैं। पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़ी हमने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़ी, और हमने फ्री रेडिकल वाली भी अभी कवर कर ही ली है। तो टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑलरेडी कवर कर लिया। मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो ऑलरेडी हमने तीनों के देखे, सबसे स्टार्टिंग में देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, दूसरे पर हमने देखा ESR वो जो हमने एरोमेटिक कंपाउंड में देखा था, और थर्ड वाला था हमारा ये अभी किया है हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, ये भी ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो आई होप बच्चों सबके सब तीनों के तीनों आपको क्लियर हुए होंगे, और अगर ये क्लियर हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम एडिशन रिएक्शन। सो बाय बाय।